हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हम सभी को इंडियन पेनल कोड के बारे में बताने वाले हैं। इंडियन पेनल कोड के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपका 5 सेक्शंस है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन है और इसमें टोटल 5 सेक्शंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा बहुत आईपीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका बेयर एक्ट की किताब है, बेयर एक्ट की किताब है और इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें 6 अक्टूबर 1860। ये 6 अक्टूबर 1860 क्या है? ये आपका ये जो 6 अक्टूबर 1860 दिया हुआ है, इस दिन आपका ये एक्ट ड्राफ्ट किया गया था और ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है आईपीसी के बारे में। दिस कोड वाज ड्राफ्टेड इन 6 अक्टूबर 1860 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आईपीसी जो है ये एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है और ये आपका 6 अक्टूबर 1860 को ड्राफ्ट किया गया था और ये 1 जनवरी 1862 को फोर्स में आया था, मतलब लागू हो गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता के दौरान ये आपका जो है ये आईपीसी लागू हुआ था। अब चलते हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो आईपीसी को क्या कहा जाता है? क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एन इलीगल एक्ट एंड ओमिशन। ठीक है, तो हम अब चलते हैं सेक्शन नंबर 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है और इसमें टोटल आपका 5 सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक। तो सेक्शन 1 क्या कहता है? आपका टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो जो ये एक्ट है इसको आप क्या कहेंगे? इंडियन पेनल कोड। यही ये सेक्शन बताता है और साथ साथ इसके ये भी बताता है कि ये जो एक्ट है वो आपका इंडिया के कहीं भी लग सकता है, इंडिया में कहीं भी लग सकता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या लागू है? आरपीसी। अभी हम सेक्शन नंबर 2 के बारे में जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन thereof which he shall be guilty within India। तो सेक्शन नंबर 2 ये बेयर एक्ट में दिया हुआ है। ये बताता है एवरी पर्सन, मतलब कोई भी नागरिक, वेदर इट इज़ इंडियन और फॉरेनर, कोई भी पर्सन, जैसे कि आपका लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी, जैसे कि बिल्डिंग, कोई कंपनी। तो ये जो है उसके ऊपर भी ये जो है एक्ट लागू होगा अंडर दी सेक्शन 2। अगर वो एक्ट आप इंडिया के अंदर करते हैं तो वो ऑफेंसेबल है और वो गिल्टी है विद इन अंडर दिस एक्ट आईपीसी। ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन नंबर 2 है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इंडिया, ये केवल इंडियंस के ऊपर लागू नहीं होता है। ये आपके जो भी फॉरेनर्स है वो इंडिया में आके कोई क्राइम करते हैं या फिर कोई कंपनी हो, कोई बिल्डिंग हो, भले वो फॉरेन कंपनी हो, अगर वो इंडिया में है, इंडिया में उसका जो भी है ब्रांच है, अगर वो भी कुछ ऑफेंसेबल हो, किसी भी ऑफेंस में अगर हो, तो वो भी आपका पनिशेबल है विद इन इंडिया और ये आईपीसी के सेक्शन 2 के अंतर्गत गिल्टी पाया जाएगा। देन उसे सेक्शन 2 के अंदर ही सज़ा मिलेगी। सेक्शन 3 punishment of offense committed beyond India
but which by law may be tried within India. मतलब any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. ये आपकी बेयर एक्ट की भाषा है। इसका सीधा साधा यही है एक्सप्लेनेशन की, जो भी इंडियन चाहे वो इंडिया के हो या फिर इंडिया के बाहर जाके कोई भी क्राइम करता है, वो आईपीसी की धारा आईपीसी के सेक्शन 3 के अंतर्गत दंडनीय है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर शादी करता है और अगर वो किसी दूसरी जगह पे जाके दोबारा से कोई दूसरी शादी करता हो, और तो जो दो शादी करेगा वो इंडियन लॉ के तहत वो दंडनीय होगा, वो ऑफेंसिबल होगा। मगर अगर वो आदमी जो पहली शादी इंडिया में किया हुआ हो और दूसरी शादी आपका किसी फॉरेन कंट्री में किया होगा, और वो कंट्री जहाँ पे वो दूसरी शादी किया होगा, अगर उस जगह पे ये जो बाइगेमी है वो इलीगल ना हो, वो ऑफेंसिबल ना हो, फिर भी वो व्यक्ति अंडर द इंडियन लॉ पनिशेबल होगा। बाइगेमी करने के तहत वो ऑफेंसिबल पाया जाएगा, भले वो उस कंट्री में जाके शादी की हो जिस कंट्री में ये बाइगेमी ऑफेंसिबल ना हो। इसका जैसे छोटा से मैंने इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 3, इंडियन सिटीजन हु कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया which was not an offence according to the laws of that country will be liable to be tried in India if it was an offence under the Indian law। ठीक है, तो सीधा साधा इसका यही मतलब है कि सेक्शन 3 आपका यही बताता है कि इंडियन सिटीजन भले वो इंडिया से बाहर ही जाके क्यों ना वो ऑफेंस करे जो कि इंडिया में ये ऑफेंसिबल होगा, क्राइम होगा, मगर जिस कंट्री में उसने ये ऑफेंस किया उस कंट्री में ये क्राइम ना हो, फिर भी वो व्यक्ति जो है वो इंडियन लॉ के तहत ऑफेंसिबल है। तो ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 4 पर तो हम ये दोबारा से बेयर एक्ट में आ गए हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अच्छा, तो आपको ये पता है इंट्रा टेरिटोरियल क्या होता है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होता है? इंट्रा टेरिटोरियल मतलब ऑफेंस जो कि विद इन इंडिया किया गया हो। जैसे सेक्शन नंबर 2 आपका ये बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। जैसे ऑफेंस जो है वो विद इन इंडिया किया गया, मतलब ये इंट्रा टेरिटोरियल है। और सेक्शन नंबर 4 आपका बताता है एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, मतलब ये कोड जो है वो आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस तक आपको जो है ये बताता है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जैसे कि इंडिया और या फिर इंडिया के बाहर तक ये जो है लागू हो सकता है। वो कैसे? अगर कोई नागरिक हम थोड़ा बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का कोई भी नागरिक, भले वो इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी। कोई भी पर्सन भले वो किसी शिप में हो, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति अगर किसी शिप और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया के द्वारा रजिस्टर किया गया हो, अगर वो
विदेश में ही क्यों ना हो, अगर उस शिप और एयरक्राफ्ट में वो कोई क्राइम करता है तो वो आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। Any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resources located in India। तो अगर कोई व्यक्ति भले वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, अगर वो इंडिया के किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज को अटैक करता है, कोई भी कंप्यूटर इंडिया की किसी भी जानकारी को कंप्यूटर के थ्रू कुछ भी लीक करता है या फिर कुछ ग्रैस्प करता है, कुछ भी हो कंप्यूटर रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम किया जाएगा, अब वो कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है कि वो इंडिया में लोकेटेड हो, इंडिया का हो, अगर वो उस पर अगर वो टारगेट करेगा तो वो आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसमें आपका ऑफेंस के बारे में बताया गया है। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इट कमिटेड इन इंडिया would be punishable under this code. B. The expression computer resources shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000, उसके बाद ब्रैकेट में 21 ऑफ 2000। ये जो है, ये जो एक्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये जो सेक्शन 2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 में आपका कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, इसके मीनिंग के बारे में बताया गया है। इलास्ट्रेशन, तो अभी हम एग्जाम्पल देके ये लोग ये समझाया जा रहा है। ए हु इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो ये बताया गया है, इस इलास्ट्रेशन में यही बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो इंडियन है और वो युगांडा में जाकर अगर किसी का खून करता है, किसी का मर्डर करता है, तो वो यहाँ किसी भी जगह पर हो, इंडिया के कहीं भी हो, वो जो है वो अपराधी माना जाएगा, उसे कन्विक्टेड किया जाएगा मर्डर के लिए, चाहे वो किसी भी जगह भी हो इंडिया के। फिफ्थ का है सर्टेन से, ये सेक्शन नंबर 5 है, ये सेक्शन नंबर 5 चैप्टर 1 का है। ये बता रहा है सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ जो नियम है, जो कुछ लॉ है वो इस एक्ट से जो है इफेक्टेड नहीं है। क्या है वो? नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस of the Government of India of the provision of any special और local law। तो ये एक्ट जो है किसी भी स्पेशल लॉ या फिर कोई भी लोकल लॉ है, इस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन्स के लिए उनके सर्विस के दौरान। तो ये जो लॉ है वो उनके लिए अलग से स्पेशल लॉ लागू होता है, अलग से और भी कई सारे लोकल लॉ है। तो ये उन सब एक्ट्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो यही आपका जो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ये आपका आईपीसी का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।